लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कल को कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जो हमें बता दे वो मशीन कि ये रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट नहीं है। अब हमें पता है कि जो है ये रियल रेपिस्ट है। अब बताइए उसे सज़ा होनी चाहिए फांसी की कि नहीं होनी चाहिए? क्या एक रेपिस्ट को फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आप डिसीजन चाहते हैं, और डिसीजन कौन देता है? एक जज। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डोंट मेक मी अ जज, लेट मी एन एडवोकेट। मुझे एक एडवोकेट रहने दीजिए, मैं आपके सामने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा, देन डिसाइड योर सेल्फ कि उसे फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे क्यों उसे फांसी हो जानी चाहिए, एक रेपिस्ट को फांसी क्यों होनी चाहिए, पहले हम इस पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपके जानना चाहता हूँ विचार, इस पे क्या विचार है आपके, क्यों होनी चाहिए उसे? जो भी आपके मन में हो आप बताइए, क्यों होनी चाहिए उसे। वो इमोशनल पार्ट हो सकता है, लॉजिकल पार्ट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जो भी आपके माइंड में आप बताइए कि क्यों होनी चाहिए उसको फांसी। So starting the conversation, this is to feeling real concept. बहुत बढ़िया। इसे जो तुमने जो पॉइंट बोला है मुदित, ये इसे हम लॉ में भी डिफाइन करते हैं, इसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि अगर तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो, तो इसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी बोलते हैं, और ये एक रिकॉग्नाइज्ड पनिशमेंट की थ्योरी है। तो बहुत बढ़िया। यशवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा सा मेरा पर्सनल ये नहीं करना। मैं एक बार बोलना चाहूँगा यशवर्धन जी के लिए, सब लोग बहुत ताली बजाएंगे, बेस्ट पॉइंट बोला इन्होंने, तो मैं तो ताली बजाऊंगा। इसके लिए इसका कारण ये है कि इसे लॉ में डेटरेंट इफेक्ट बोलते हैं, जो आपने बोला है। इसका मतलब ये कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना सोसाइटी में कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, रेप जैसा हीनियस ऑफेंस करता है, तो उसे सहा नहीं जाएगा सोसाइटी में, और उसका जो अंजाम होगा वो रेपिस्ट की मौत से लिया जाएगा। ये कहना चाहते हैं ना आप? तो ये डेटरेंट इफेक्ट इसे, और ये बहुत अच्छा दोनों ने पॉइंट बोला है ये। अगर किसी के कुछ और पॉइंट्स है तो वही बताइए, अपने लिए ताली बजवाइए। I think something worse than फांसी can also be given. ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन क्यों? वाई? द क्वेश्चन इज वाई, क्यों? क्योंकि वही ना, you mentioned ना कि इतना heinous crime नहीं है ये। सही कह रहे हो। देखिए अगर मैं वैसे अगर इमोशनली, क्योंकि देखिए इमोशनल एस्पेक्ट ना ख़त्म नहीं कर सकते लॉ में। उसका कारण ये है कि लॉ इज़ मेड फॉर ह्यूमंस, नॉट द ह्यूमंस आर मेड फॉर लॉ, एंड एवरी ह्यूमन हैज़ इट्स ओन इमोशन। जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, हमारे कुछ सपने हैं, कुछ करने के, कुछ बढ़ने के, पैसे कमाने के, वगैरह वगैरह। आज भी हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ लर्निंग बेस पे आए हैं, बैक एंड में कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। तो हर किसी का सपना है, अगर एक दिन एक आदमी आया उसने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे क्यों ज़िंदा रहने का अधिकार देना चाहिए? और डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है इससे, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे फांसी दे देनी चाहिए। तो ये सब मेरे ख्याल से आप सब इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि उसे फांसी होनी चाहिए। किसी के पास कुछ और पॉइंट्स हैं तो हम, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँगा क्यों फांसी नहीं होनी चाहिए, फिर उस पर पॉइंट्स आपके सुनूंगा। मेरे पास एक पॉइंट है, बताइए। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इसकी उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो एक इंसान क्राइम क्यों ही करता है? हाँ, जो भी हम एक्शंस करते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दैट पर्सन हैज बीन ब्रॉट अप, वो किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। वो बहुत, हम भी इंसान, उनका तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि वो कुछ क्राइम कर रहे हैं, बट हम भी लाइफ में कुछ भी करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस करते हैं, वो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि हम कैसे किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग कंसिडर करें कि इसकी उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उसके ह्यूमैनिटी वाले एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि वो एक इंसान को सुधारा जा सकता है। अच्छा, मतलब वो उसके पॉइंट में बता रहे हो क्यों फांसी नहीं होनी चाहिए, आप ये बता रहे हो? तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बिकॉज अभी वो टाइम है ही नहीं कि हम एक इंसान को सुधारे बैठ के। एग्जाम्पल सेट करना इज आई थिंक प्रायोरिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उसे फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए। अब मतलब कि मैं दूसरी साइड का वकील बन जाता हूँ। क्रिटिकली आपको माइंड चलाना है क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या इससे कुछ, हाँ बताओ। देखिए मुझे पता है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए थे, तो वो वाले पॉइंट्स जो हैं थोड़ा सा ना रखें तो अच्छा। मुझे को छोड़े कोई और है तो बताइए। मेरे को बात हाँ इतने सीधे तो होते ही
हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया आपने बहुत तगड़ा। मैं हाँ एक चीज मैं बोलती हूँ कि सपोज हम फेक केसेस एंड करेक्ट केसेस की बात कर रहे हैं, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो मुदित ने ऐसे ही बीच में डाल दिया। आप हाँ अपना अरे पॉइंट। ठीक है, लेकिन जस्ट अबाउट दैट, ठीक है, निर्भया केस था, इट केम आउट, एंड जो दिल्ली क्राइम हमने सीरीज जो भी देखी, बातें नहीं पता वो सही है नहीं, अगर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है तो दे कॉट द कल्प्रिट्स विद इन 1 ईयर, अगर हम माने, अगर उसमें अगर टाइम भी दिखा तो 1 साल में पकड़ लिया था। Why did it take so many years? वो तो सही था ना, why did it take so many years to do justice to her? That was completely inhuman what they did with her. I cannot, it's just unsafe. एक सही एग्जाम्पल सेट किया होता कि उसी टाइम उनके जो भी उन्होंने किया, that was proven right, they were proven guilty, तो उसी टाइम क्यों नहीं किया? Why it took so many years and her mother had to fight constantly? Why was it so? एक क्वेश्चन बस इतना ही है मेरा, अगर एंड में बताना चाहो तो बता देना। अच्छा, मेरे दिमाग में आया। तो मतलब अभी किसी के पास इस मुदित के अलावा किसी के पास इस पे पॉइंट्स है कि क्यों फांसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुदित के अलावा नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं फांसी का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन बन जाती है। नहीं, बिल्कुल चांस मिलता है अगर ट्रायल होती है, जैसे इसने अभी प्रगति जी ने बताया कि ट्रायल होती है, एक ह्यूमन ट्रायल होती है, सोसाइटी ट्रायल जो करती है, वो वाला मेरा फील है। वो तो सोसाइटी ट्रायल, ये तो बिल्कुल सही है। सोसाइटी ट्रायल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से कुछ भी वो तो और ही ईजी है। अब जैसे कि अभी प्रगति जी ने बोला कि इतना लंबा समय क्यों लगा, तो वो लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि फांसी इरिवर्सिबल है। अगर कुछ भी होता है तो हमें वी हैव टू मेक श्योर नॉट इवन 99.99% बट 100%। हालांकि वो रॉन्ग था इतना समय लेना, वो बात में जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। हम ये चीज़ भी भूल जाते हैं। तो फिर बस ये है कि दोनों तरफ से है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि क्यों फांसी अब नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरे का वकील हूँ, ठीक है। तो इसमें पहली बात आपको समझना पड़ेगा, जो ये फांसी का अधिकार है ये आप कानून से मांग रहे हैं, लॉ से। Therefore you should know the legal meaning of rape instead of English meaning of rape जो आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं या फिर जो किसी भी आप वेब सीरीज में देखते हैं। लीगल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लीगल मीनिंग जो है आपको अगर आप देखेंगे सेक्शन 376 इंडियन पिनल कोड में, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इन शॉर्ट बात करूँ अभी, तो उसमें ये मीनिंग है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट अगर उसमें नहीं है विमेन की, तब वो रेप है। अब मेरा इसमें आप सभी से सवाल है, उसमें एक क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कोई लड़की माइनर है तो उसकी कंसेंट नहीं है। तो फिर अगर 2 बच्चे हैं 12th क्लास के, दोनों 17 साल के हैं, उसमें से एक लड़का है एक लड़की है, दोनों ने कंसेंशुअली इंटरकोर्स किया। इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाता हूँ, लड़की ने इंड्यूस किया लड़के को कि सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए। अब दोनों ने किया, तो कानून की नज़र में तो वो रेप है, क्योंकि वो लड़की जो है वो नादान है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है कानून की नज़र में। तो क्या अब आप जज हैं, आपके सामने ये केस आया है, क्या आप उस लड़के को फांसी की सज़ा दे देंगे? क्या मेरा आपसे ये सवाल है कि कानून की नज़र में कोई फ़र्क नहीं है उसमें। एक जो हीनियस क्राइम जो आप समझते हैं क्राइम पेट्रोल में, उस रेप में और इस रेप में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा आप सभी से ये सवाल है, क्योंकि रेप तो रेप है, तो उसमें फांसी तो होगा, तो इसमें भी रहेगा। तो बताइए इसमें फांसी हो जानी चाहिए उसे नहीं होनी चाहिए? जज तो तब डिसीजन लेगा ना जब केस फाइल होगा। यहाँ पे तो सब मैंने नहीं आपके सामने फैक्ट नहीं। अच्छा, केस क्यों फाइल होगा? केस ऐसे फाइल होते हैं, वो क्या होता है, जैसे उसके पेरेंट्स है जो लड़की वाले के, या फिर लड़की खुद, वो बाद में केस फाइल कर देती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, अभी आगे बात करेंगे इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तभी तो मैंने चुप कराया मुदित को, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब केस आ गया आपके सामने, छोड़िए केस क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, केस आ चुका है, ये केस है, फैक्ट से सब कुछ आपको पता चल चुका है। क्या उसको फांसी दे देनी चाहिए? क्या या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए, नहीं देनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा, सेक्शन 90 अगर आप आईपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अगर कोई कंसेंट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे दी जाए
मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मतलब सोच के कुछ और दिया हुआ कुछ और, तब भी वो कंसेंट नहीं है। ये बात समझ में आती है तो बोलिए हाँ, बिल्कुल आती है, ठीक है। और सेक्शन 7 आईपीसी में लिखा है कि अगर कोई डेफिनेशन इस बेयर एक्ट जो आईपीसी में कहीं पे भी दी हुई है किसी सेक्शन में, तो वो सेक्शन के शुरुआत से लेके सेक्शन के एंड तक चलेगी। तो जो ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, ये सेक्शन 376 जो है रेप का प्रोविजन, उसमें भी लगेगी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जो कि बहुत फेमस केसेस इसमें आते हैं रेप के, मोस्टली केसेस इसी के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के ने लड़की को बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसे विश्वास दिलाया, और इस विश्वास में उस लड़की के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, और बाद में उसे धोखा दिया, शादी नहीं करी। एक तरह से उसने उसको उल्लू बनाया, मतलब एक तरह से फ्रॉड किया उसके साथ, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में उसने ऐसा किया। लेकिन ऐसा नहीं था लड़की कंसेंट नहीं थी, कंसेंशुअल था, लेकिन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से वो कंसेंट नहीं थी। तो कानून की नज़र में जो हीनियस क्राइम जो आप दिल्ली क्राइम्स में देखते हैं, या क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, या साउथ इंडियन इंडिया में देखते हैं, और ये वाला जो केस है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या उस आदमी को जिसने ये फ्रॉड किया, उसे फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए क्या, या उसे फ्रॉड की सज़ा होनी चाहिए? बताइए, उसे फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, सोचिए, बताइए। तो कोर्ट ने क्या बोला, छोड़िए उसको, क्योंकि ओडिशा हाई कोर्ट ने एडवाइजरी दी कि नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है, कोर्ट में घुसेंगे तो फिर कई साल लग जाएंगे। आपके माइंड में जो आ रहा है, जो इस समय आपके माइंड में आ रहा है, वो बताइए कि उसको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। केस आपके सामने है। हाँ जी, बताइए। इस केस में जो है, जो फॉल्स कंसेंट लिया है, तो एज पर टेक्निकल ग्राउंड तो कंसेंट तो नहीं हुई, कि फॉल्स कंसेंट है। बिल्कुल। तो इसमें जो भी जो रेप के चार्जेस ऐसा होते हैं, जेल टाइम जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, प्रोटेक्शन, तो वो लगने चाहिए। फांसी नहीं हो सकती वैसे टेक्निकल ग्राउंड पे, नहीं होती भी नहीं है, भी देखा जाए तो नहीं हो सकती इस चीज के ऊपर। अच्छा, मतलब तुम्हारे मॉरल्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कहना चाहते हो? ठीक है। और किसे लगता है कि हो जानी चाहिए फांसी? इधर उधर है। हाँ, अगर आप पनिशमेंट लोगे तो यस, ही शुड बी पनिश्ड। बहुत अच्छा पॉइंट है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तरह से एग्रीमेंट किया, लेकिन अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सज़ा देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, या फांसी की दे देंगे उसको, क्या बोलते हैं, रेप के अंदर? सवाल तो ये है। बट अगर उस तरीके से देखोगे तो तो ये सब भी तो इंटैंजिबल हो गया, सब कुछ मेंटल की चीज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। एक फिजिकल क्रूएलिटी जैसे होती है, वैसे एक मेंटल क्रूएलिटी भी है, और रिकॉग्नाइज्ड है लॉ में, इसकी सज़ा होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक हीनियस तरीके से एक रेप कमिट हो रहा है, उस विक्टिम का जो मेंटल कंडीशन है, और यहाँ पे जो जिसके साथ धोखा हुआ है उसके साथ जो मेंटल कंडीशन है, क्या दोनों में सेम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो उसको जो दूसरा वाला केस है जिसके अंदर धोखा हुआ है, क्या उसे फांसी की सज़ा होगी? उसको बिल्कुल होगी, जेल की सज़ा होगी, कंपनसेशन की होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी सज़ा होगी, लेकिन क्या उसे फांसी की होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, बिकॉज वेरी सेम मोमेंट में 100% उसको होना चाहिए पनिशमेंट। पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा पनिशमेंट फ्रॉम माय नहीं, यशवर्धन जी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, अब उसको Punishment और जो माधव ने जैसे बोला कि कंपनसेशन एंड जेल वगैरह जो भी है, बट फांसी नहीं। इस पॉइंट पर जो अभी उसने सिचुएशन रखा, उस पॉइंट पर नहीं। ठीक है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंटेंशन अगर प्रूव कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से उसका इंटेंशन ये था। हाँ, स्टार्टिंग से गलत था, फ्रॉड करने का था। स्टार्टिंग से था। हाँ, हाँ बताइए, फांसी होनी चाहिए, ठीक है। चिराग गोयल जी भी शायद कुछ कह रहे, अच्छा हाँ, फांसी होनी चाहिए। और गर्ल्स को या जो भी वुमेन है उसको भी देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मी। बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसको मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि अगर लड़के को फांसी होनी चाहिए, उसने जो एक्ट किया, तो लड़की ने जो नेग्लिजेंस दिखाई उसे कौन सी सज़ा होनी चाहिए? जो उसने मतलब अगर ऐसा था तो उसे पता होना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे केसेस आ रहे हैं और लड़के ऐसा कर सकते हैं, तो उसने ऐसा क्यों किया? एक कोर्ट का क्वेश्चन था कोर्ट के सामने। और अगर
देखिए जैसे कि अगर मैं जैसे आपने बताया कि यूज़ होता है, उसके बाद मेंटल टॉर्चर होता है, कोई भी तरह का यूज़ होगा तो मेंटल टॉर्चर होगा। जैसे कि अगर यशवर्धन जी मैं आपसे बोलूँ कि तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे पैसे लिए और तुमने जो है ना बहुत मुश्किल से मुझे वो पैसे दिए, मतलब मुझे पता कि तुम पैसे तुमने अपने लिए जोड़े थे, वो तुमने मुझे दे दिए कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे वापस कर देगा। मैंने तुम्हें फ्रॉड करने की इंटेंशन तुमसे मांगे थे और मैंने तुम्हें बाद में वापस किए नहीं, तब भी तुम्हें मेंटल टॉर्चर होगा कि मेरे पहली बात तो दोस्त चला गया, दो झूठा निकला वो, दूसरी बात मेरे पैसे भी चले गए, तो वहाँ पे मैंने तुम्हारा यूज़ किया, वहाँ पे भी तुम्हें मेंटल टॉर्चर होगा। लेकिन हर तरीके का यूज़ अलग है, सारे यूज़ एक जैसे नहीं कह सकते। अगर मैं तुमसे पैसे छीनता हूँ तब तुम्हारे माइंड में अलग तरीके का मेंटल टॉर्चर होगा, अगर मैं तुमसे पैसे तुम्हें उल्लू बना के लेता हूँ तब अलग तरीके से होगा। डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। मेरा मानना ये है, बाकी डिसीजन आपका ही है, बी द जज योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, 2014 में एक रिपोर्ट आई थी दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से। वहाँ पे अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक की जितने भी एफआईआर हुई थी रेप केसेस में, उसको एनालाइज किया था। उसमें ये पाया गया, जो मुझे गुप्ता शुरू में बोल रहा था, कि 53 से 54% केसेस के आसपास करीब फॉल्स हैं, उसके अंदर फॉल्स पाए गए। दूसरी बात, एक दूसरी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि अनदर 21 से 22% के आसपास जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऊपर केसेस है ना, वो दर्ज हुए हैं। और वो वाकई बहुत केसेस हैं ऐसे, हम भी पढ़ते हैं तो बहुत केसेस ऐसे निकलते हैं। अब बताइए, अगर 75% केसेस ऐसे हैं, 3 आउट ऑफ 4 केसेस ऐसा, मुझे लगता नहीं, मैं कह नहीं रहा, ये ऐसा जो है प्रूव्ड है अंडर लॉ, ये ऐसा 2014 में ऐसी रिपोर्ट आई है। हर साल ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होता है। दूसरी तरफ एक हमारे पास एनालिटिक्स और है कि ओनली 10% रियल रेप केसेस आर रिपोर्टेड। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर 10 हीनियस क्राइम्स हुए हैं तो 9 ने चुप्पी साध ली शर्म के मारे और एक ने रिपोर्ट किया केस, और जैसे ही वो एक केस रिपोर्ट हुआ उसके ऊपर 3 और झूठे पड़े हुए हैं। वहाँ पे झूठे केसेस ज़्यादा हैं, जो असली है वो तो सामने ही नहीं आए, वहाँ तो रेपिस्ट बच ही गया। तो अगर उनको फांसी की सज़ा देते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है एक निर्दोष के चढ़ने की फांसी पे ज़्यादा है, 3 आउट ऑफ 4 है, और उसकी जो दोषी की है वो 1 आउट ऑफ 4 है। और अगर वो थोड़ा सा अमीर है, नेता का लड़का है वगैरह वगैरह, तो वैसे ही मतलब तभी तो रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है इसमें जो है, अगर उसको देते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उसके फांसी चढ़ने की। इसमें सॉल्यूशन क्या है, पहले हम सॉल्यूशन के बारे में भी साथ साथ लेके चलेंगे। आपके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, अगर आप मन में कुछ सोच पा रहे हैं, जो ये टिपिकल सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। यशवर्धन जी बताइए। आपने अभी कहा क्या होता है 10% रियल केसेस है, हाँ। 75 फॉल्स केसेस है। नहीं, दोनों को मिलाइए मत, 2 अलग अलग एनालिटिक्स है। एक एनालिटिक्स ये कहता है 10% केसेस आर रिपोर्टेड, यानी कि 10% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर 10 रेप केसेस हो रहे हैं उसमें से एक रेप केस पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। एक ये है, एक अलग है। एक ये कह रहा है जितने पुलिस में पहुंच चुके हैं उसके अंदर 25% ही रियल है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जिसको हमने कंसीडर किया जाएगा फॉल्स केस। मेरा बस एक क्वेश्चन था, तो सबूत का तो फॉलो होता है। नहीं, मुदित गुप्ता जी बताएंगे। अच्छा, तो मेरी माता से बहुत पहले इसी की तो फिर डाइवर्सिफाई वो कर दो, सजा कर दो, अगर आप नहीं कर सकते तो एक सिंगल। ये जो तुमने पॉइंट बोल दिया ना लास्ट में, अभी थोड़ी देर में यही पॉइंट पे आने वाले थे हम। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है, बहुत बढ़िया। इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़े से और अच्छी तरीके से, क्लैरिटी से। लेकिन मैं पहले आंसर दूंगा यशवर्धन जी का। उन्होंने बोला क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन, मैं भूल गया था। नहीं, वो पहले एक वो जो क्वेश्चन था जिसका भी आंसर, जिसका ये था कि अगर सबूत हट गए, हाँ सबूत हट गए, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें हाँ मैं बताता हूँ, ये जो रेप का जो केस है ना, ये एक स्पेशल कंडीशन दी गई है। जैसे कोई भी क्राइम होता है, पहली बात तो कभी भी रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन कोर्ट के मन में क्वेश्चन आता है कि आप चुप क्यों बैठे थे। लेकिन रेप केस में नहीं आता क्वेश्चन, क्योंकि वो जो वो लड़की है उसकी फीलिंग को समझा जाता है वहाँ पे कि वो क्यों चुप रही होगी।
अगर कोई सबूत मिटते भी हैं तो पहली बात तो जो आप सोच रहे हैं मेडिकल टेस्ट वगैरह, मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी है ही नहीं। पहली बात ये लोगों को पता नहीं है, मेडिकल टेस्ट इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि लॉ कहता है ये जो वर्जिनिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है और ये जो है प्राइवेसी का मामला है, इसलिए इसको पब्लिक में नहीं लेकर आया जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये तो है ही नहीं कि अगर सबूत मिट गए तो उसके ऊपर बहुत तरह की और इन्वेस्टिगेशंस होती है। लड़की मना कर सकती है किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट से, और लड़की को तो यहाँ तक भी राइट है कि जो वो पुलिस ऑफिसर है वो उसके घर आके बयान ले। यहाँ तक राइट है कि कोर्ट ना जाए, कोर्ट ना जाते हुए ऑनलाइन यहाँ से कॉन्फ्रेंस कर सकती है। ये तक राइट है उसको कि कोर्ट रूम में ना जाए, सीधा जज जो है अपने चैम्बर में बुला के वहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन उससे। बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई हुआ है तो लड़की को प्रूव करना पड़ेगा, उसको मेडिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे, बहुत तरीके हैं निकालने के। लेकिन अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें पहले मैं आना चाह रहा था। जैसा मुदित ने बोला, मेरे हिसाब से जैसे कि एक थेफ्ट का केस होता है, थेफ्ट, हमने उसमें कितनी डाइवर्सिफिकेशंस करी हुई है, टाइप्स ऑफ थेफ्ट। जैसे कोई चोर आया, डर डर के चुपके से लेके मेरा सामान चला गया, क्या बोलेंगे उसे? थेफ्ट। वो आया, बंदूक दिखाई, चाकू दिखाया, पूरा डर का माहौल बनाया और मैं ही ला के दे रहा हूँ उसे सामान डर के तो फिर उसमें क्या, उसको रॉबरी बोल दिया। यही वो पूरी भीड़ लेकर आया, 5 लोग या उससे ज़्यादा, तब डर डर के दिखाया तो उसको बोलेंगे डकैती। डकैती सुना होगा आपने, डकैती पड़ गई, यहाँ वहाँ डकैती पड़ गई, वो डकैती है असलियत में। तो ये जो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं, रेप के केसेस में क्यों नहीं? और यहाँ पे जो कंसेंट वाला पार्ट है तो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि एक कोई अगर डेफिनेशन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट शुरू से लेकर आखिर तक चलेगी, तब भी हम एक स्पेशल सेक्शन बना सकते हैं। उसमें हम बोलेंगे कि बेशक उसके अंदर लिखा हुआ है लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग विद सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी, हम इस स्पेशली केस में मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में जो कंसेंट है वो कंसेंट मानी जाएगी और उसके बाद लेकिन सज़ा मिलेगी उस आदमी को फ्रॉड करने की। या फिर जो कंसेंशुअल है जो माइनर्स के साथ, उसे तो हटा ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों पार्टीज़ का इक्वली तक क्या होता है उस केस में, मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो केस दर्ज करवा देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे बता सकता हूं मैं, जो तूने उस दिन रात को 11 बजे फ़ोन किया था, मुझे बता दूं इंसिडेंट। अभी मुदित गुप्ता जी का कुछ दिन पहले फ़ोन आया 11 बजे रात को, बहुत घबराया हुआ। इसने मुझसे बात करा एक लड़की की, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो कहता कि मैं एक लड़के को भाई मानती थी, उसने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश किए। तो फिर मैंने बोला कि इसमें तो आप मुझे क्यों बता रही हैं, मतलब? तो उसने बताया कि क्योंकि ये गलत है। मैंने कहा अगर आपकी कंसेंट है तो गलत कैसे है? तो कहता कि मेरी कंसेंट नहीं थी। तो हम फैक्ट में गए, बहुत पता चला उसने कि लड़के के साथ वो अकेले होटल में थी, फिर वो शराब भी पी रही थी, बहुत कुछ पता चला। मैंने कहा कंसेंट आप लिख के तो दोगे नहीं पेपर पे, आपने रजिस्ट नहीं किया, दैट इज़ द कंसेंट। तो फिर बस यही कहने का मतलब है, बहुत झूठे केसेस है। और लड़की जो है वो कम घबराई हुई है मुझे से, मतलब वो ज़्यादा परेशान है, और वो जो है जॉली मूड में, मतलब सब कुछ। मैंने उससे ये पूछा मुझसे, भाई वो इतने जॉली मूड में कैसे है, अगर पिछले दिन ही उसका ऐसा हुआ है? तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यशवर्धन जी ने बोला कि लड़के ऐसे होते हैं, तो ये एक जजमेंटल स्टेटमेंट है। उसका कारण ये है कि बताऊंगा, मैं अभी आता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि जो केसेस आसपास दिख रहे हैं ना, वो ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले खुद कंसेंशुअली किया और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे के ऊपर नाम लगाया, या फिर मनी के लिए ऐसा किया, या फिर उसके पेरेंट्स ने ऐसा किया, या फिर जो फ्रॉड हो गया उसके ऊपर उसके साथ ऐसा किया। और कुछ रियल केसेस भी हैं, ऑब्वियसली रियल केसेस भी हैं, लेकिन जो हमें सर्कमस्टेंस दिखते हैं वो 75% तक ऐसा है। 2014 में हो सकता है, आज थोड़े कम हो गए हों, ज़्यादा हो गए हों, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब बताइए यशवर्धन जी, बताइए। मेरा एक डाउट है, जैसे मैं तेरा पकड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चेक आउट इट्स नॉट लीगल। नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन उस केस में लड़की अनकॉन्शियस नहीं थी। उसको पता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ, किस लिए किया जा रहा है। वो लड़की जो है अकेले जो है घर से निकली और किसी होटल रूम में जा रही है लड़के के साथ। अपने घर पे बुला ले, भाई है तो उसे घर पे चली जा। होटल में एक कमरा बुक करने की क्या ज़रूरत है रात को? बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो जो मैं चाहता नहीं ना लड़की का जो नाम वगैरह उछले बस इसलिए। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स थे उसके अंदर, लेकिन वो अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं थी। मैं क्वेश्चन बताऊँ, वो सब कुछ बता पा रही थी, उसने रजिस्ट नहीं किया। क्वेश्चन वॉज दिस, मैं कहा रजिस्ट क्यों नहीं किया? बात ख़त्म हो गई वहीं पे, वो चुप ही हो गई उसके बाद।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने रजिस्टर नहीं भी किया तब भी कंप्लेन कराएंगे लड़के के खिलाफ, बताइए क्या चाहती हैं आप कि क्या करें उसके खिलाफ। वो ये नहीं बता पाएगा कि क्या खिलाफ कंप्लेन कराएं हम, मतलब कि उसने मतलब बोला कि आप कंप्लेन मत कराओ, लड़का गरीब है, वो उसके पापा एक ही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई, इतनी हमदर्दी तो मुझे नहीं बताओ। खैर वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस था। ये जो यशवर्धन जी है बहुत शरीफ हैं, लेकिन बाकी मैं बताऊं मुझे गुप्ता जी से पूछ सकते हैं, रियलिटी में ये था, यही चीज़ हुआ था। तो हम भी हैरान हो गए थे, मैं भी ये ज़्यादा डरा हुआ था, वो कम डरी हुई थी। वो बोली मेरे से ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार। तो मैंने मुझको बोला कि वो देख पहले भी भाई था, भाई के खिलाफ नाम लगाया, तू भी उसका भाई है, तू भाई थोड़ा सा पिन छोड़ा भाई। खैर एनी हाउ, तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मेन क्वेश्चन है जिसमें आप सभी का दिमाग हिल जाएगा कि अगर कल को हमारे पास चैट बॉक्स, एक सेकेंड कहाँ है, हाँ ये मिल गया। I don't have the facts but I am saying that there can be chance that the victim can get freeze due to shock and in that case she won't be able to resist। मैं ये बात नहीं मानता। उसका कारण ये लड़की चिल्लाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारेगी, ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही फ्रीज हो जाएगी वहाँ पे। शॉक का जो भी होता है ना, इट्स फॉर 2 or 3 seconds। नहीं शौक ही होगा, अरे भाई तू, शौक ही होगा कि तू ऐसा निकला, लेकिन उसके बाद जो है फिर तो वो हाथ पैर मारेगी, उसे और तेज क्या बोलते हैं अपना रेजिस्टेंस करेगी, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। शॉक का विषय होता है ना, इट्स फॉर 2, 3 मैक्सिमम 5 seconds। उसके बाद ना हाँ एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कल को कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जो हमें बता दे वो मशीन कि ये रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट नहीं है, अब हमें पता है कि जो है ये रियल रेपिस्ट है, अब बताइए उसे सज़ा होनी चाहिए फांसी की कि नहीं होनी चाहिए। इसमें ना वो नॉर्वे वाली केस उसका वो देखे तो ये तो मास्टर ऑब्जेक्ट नहीं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसे ना जैसे मैंने बताया था अभी डेटरेंट थ्योरी होती है, रेट्रीब्यूटिव होती है, प्रिवेंटिव होती है, वैसी होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसके बारे में आप बात कर रहे हो, मैं बताऊँ नॉर्वे में नहीं पूरे यूरोप में वो आदमी एक मर्डरर हो, उसने 1 खून किया हो, 10 का खून किया हो, प्रधानमंत्री का खून किया हो, रेपिस्ट हो या फिर एक आतंकवादी हो, उसे मौत की सज़ा नहीं होती किसी भी हालत में। लेकिन उसके बारे में मैंने क्यों बात नहीं करी UNHRC के बारे में, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डिस्प्यूटेड है, दोनों तरफ से पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें एक तरफ बोला गया कि एक ह्यूमन है, अगर वो जो ह्यूमन का व्यक्तित्व जो है हम उसको ठीक कर दें तो वो ह्यूमन भी ठीक हो जाएगा, हम एक लाइफ को सेव कर पाएंगे। सेकेंड तरफ एक आर्ग्यूमेंट है अगर वो दोबारा उसकी नीयत ख़राब हो गई तब क्या, सोसाइटी में तो फिर खतरा आ गया। फिर एक आता है नहीं, कई सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे कि ठीक हुए हैं। कई जगह ऐसा आया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इट इज़ फॉर ह्यूमंस नॉट द ह्यूमन एक्ट्स, ह्यूमंस के लिए हम जिंदा, अगर हम किसी को लाइफ दे नहीं सकते तो उसको मारना भी नहीं चाहिए। सेकंड तरफ आर्ग्यूमेंट्स है कि ह्यूमन राइट क्लेम करने से पहले ह्यूमन ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ती है, किसी को मार नहीं सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मार भी नहीं सकते, इस तरह हमें मच्छर भी नहीं मारना चाहिए, कोरोना वायरस भी नहीं मारना चाहिए। मतलब ये मेरा पॉइंट है, मतलब पर्सनली ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो फिर चलता ही रहेगा कई सालों तक। इसलिए मैंने मतलब UNHRC को ना लाते हुए मैंने कहा कि हम जो हमारे माइंड में जो हमारी बातें आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन था कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई आप उसे फांसी दोगे या नहीं, तो मेरे ख्याल सबने बोला कि फांसी होनी चाहिए। सब किसी का पॉइंट जो नहीं होनी चाहिए नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए लॉजिक। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू मी जो इतना डिस्कशन हुआ है उसके बाद आई थिंक एज यू सेड कि अगर हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो मारने का भी हक हमें नहीं है। आई थिंक जो हैंड डेथ है, फांसी की सजा तब होनी चाहिए व्हेन इट्स जस्ट टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर, मतलब हम करें निर्भया का केस था, दैट इज जस्ट टू मच ऑफ इनह्यूमैनिटी, ठीक है, वहाँ पर थी, वहाँ पर फांसी देना जस्टिफाइड है। लेकिन इफ अ ह्यूमन वांट्स टू चेंज, हु आर वी टू जज दैट पर्सन? जैसे कि नॉर्वे का है, अगर हम उसको एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, ऑल्दो उसको मिलेगी सजा, पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? That's just what I think after the entire discussion we had right now.
ये चीज़ है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन अगर निर्भया वाले भी चाहते कि हमें चेंज होना है अब, देखो उन्होंने जो किया दैट वाज टू मच। बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटी, टू मच था वो, हाँ। टू मच था, वो नहीं होना चाहिए। एक होता है ना जैसे कि थेफ्ट भी आप डिसाइड करते हो कि डेकॉइटी है एंड और अलग कैटेगरीज होती हैं, उस तरीके से रेप में भी कैटेगरीज हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन लिमिट क्या सेट करें और लिमिट कैसे सेट करें क्रूएलिटी की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कोर्ट्स में देखें तो ऐसा होता है कि अगर आपका जो, जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आपका 10,000 तक के केसेस हैं तो इस कोर्ट में आएंगे, 1 लाख तक हैं तो इस कोर्ट में आएंगे, 1 करोड़ तक हैं तो उसके इस कोर्ट में जाएंगे, 100 करोड़ तक है तो उस कोर्ट में जाएंगे। मतलब हर जगह लिमिट सेट करी हुई है। यहाँ पॉसिबल था पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, लेकिन जैसे यही भी होता है दिल्ली के केसेस दिल्ली में आएंगे, राजस्थान के राजस्थान में जाएंगे। लेकिन अगर हमें इस केस में करना है तो हम क्रूएलिटी को, जो वो टू मच लिमिट है, उसे कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? क्रूएलिटी आई गेस जो एक नॉर्मल होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो नॉर्मल होता है विद कंसेंट, जो विद कंसेंट वाला होता है, वहाँ तक हम देख सकते हैं कि वो लिमिट है, मतलब वो बिना कंसेंट किया तो वो रेप के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन उसके आगे जो वो लोग करते हैं लाइक कोई भी मारना वगैरह, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो विदाउट कंसेंट है, वो विदाउट कंसेंट नॉर्मल वाले से हमेशा ज़्यादा हीनियस रहेगा, हमेशा। तो ये जो पॉइंट है ये पहले मेरे माइंड में भी आता था, लेकिन हम किस तरह इसको प्रोसीजर मतलब किस तरह से, देखिए सब्सटेंटिव पार्ट में अब सही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे करें? हमारी जो जुडिशरी की मशीनरी है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इसका आंसर, टेक्नोलॉजी वाले के आंसर में, कि अगर आपको मालूम है कि ये रेपिस्ट को हम फांसी की सज़ा देंगे तो आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा कि उसको फांसी की सज़ा हो रही है, जैसे मर्डर में है। अब मालूम पड़ गया एक रेपिस्ट को कि मौत की किसी को मारने की सज़ा भी मौत है और रेप की सज़ा भी मौत है, तो इस कंडीशन में वो 100% लड़की को जान से मार देगा। उसका कारण क्या है? उसको मारने के बाद चांसेस कम है उसके पकड़े जाने की, और छोड़ने के बाद चांसेस ज़्यादा है। डेटरेंट इफेक्ट बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, रेट्रिब्यूटिव, प्रिवेंशन, उसको तोड़ दो पकड़ के रेपिस्ट को, लेकिन विक्टिम की जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ने ये सोचा कि अगर हम ऐसा लॉ बना देंगे तो जो विक्टिम की जान है वो हर केस में ली जाएगी, और विक्टिम का बचना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारे लिए। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसका रिबर्टेबल पॉइंट नहीं आ पा रहा है। मुझे अभी तक का ये बेस्ट लॉ दिखा, रिबर्टेबल पॉइंट नहीं मिल रहा है। मैं अपना बताता हूँ आपको, मेरे पर्सपेक्टिव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आई एम ओपन टू बोथ द साइड्स। अभी इसका रिबर्टेबल पॉइंट ना मेरे माइंड में नहीं आ पा रहा है। अगर कोई ऐसा रिबर्टेबल पॉइंट, क्या पता फ्यूचर में से टेक्नोलॉजी आई जब वो मार भी ना पाए उसको, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तब तो मैं जो हूँ हो सकता है शिफ्ट हो जाए, कहीं पर कहीं शिफ्ट हो जाए, तो फिर मैं ओपन हूँ दोनों तरफ से। लेकिन अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि मन में अभी डिसीजन है, हो सकता है 1 साल बाद है, हो सकता है 2 साल बाद है, लेकिन ये बात नहीं दोहराई जा सकती, नहीं भुलाई सकती, वो पक्का ही पक्का उसको मार देगा जान से। तो मैंने एक बार सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था, देयर इज़ नो रीज़न वाई अ रेपिस्ट शुड नॉट बी हैंग्ड। तब मैंने सोचा था कि पहले मैं भी सोचा था होना चाहिए, लेकिन जब मैं लॉ में गया, मैंने थ्योरीज पढ़ी, जजमेंट्स पढ़ी, तब जाके जो है माइंड थोड़ा सा और खुलता ही रहता है अगर ओपन माइंड रहेगा, मेरा ये मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी तक जो ये पॉइंट है मैं पहुँचाने में कामयाब रहा। सो मुझे ये कहना है कि when the session started, तो जो मेरा thought process था towards this particular topic, और अब after the session तो मतलब काफ़ी I could feel कि change आया है। अब मैं एक different perspective से, काफ़ी different perspective से इनफैक्ट मैं सोच सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ उस चीज़ को जो भी हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। The way all of it was explained was really well done. तो मुझे बहुत मज़ा आया सेशन में, and I agree with इशिता दीदी, thought process काफ़ी change हुआ है after it. I agree with both of them, and this is starting में I thought कि if it's a rape case तो सज़ा फांसी होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ना, जैसे कि अब when we are discussing it just with friends, तो उनकी तरफ से भी आता है कि what the rapist did
with the victim. Same वैसा उसके साथ होना चाहिए. Without consent something ऐसा हो कि he would know how it actually feels to be used, to be exploited. तो वो अभी मेरे दिमाग में पॉइंट आया, लेकिन my thought process has changed a lot. जो स्टार्टिंग में था and अभी I can give benefit of doubt to the rapist now. Sorry, accused, not the rapist, the accused. क्या बात है। अच्छा, आपके बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़रूरी है अपने थॉट प्रोसेस शेयर करना कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हो सकता है जो आपने अभी बोला वो कल चेंज हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद चेंज हो जाए, तो उसको चेंज होने देना, बस मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए। वी शुड बी ओपन टू बोथ दी एंड्स। अच्छा, कुछ लिखा है, बिफोर आई थॉट डेथ पेनल्टी इज दिस ओनली सॉल्यूशन बट आई एम थिंकिंग फ्रॉम बोथ दी साइड्स, माई माइक इजंट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। ये कि हमारा थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया थॉट प्रोसेस, मतलब हम सारे दोनों साइड से हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन।